बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद। Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you once again after a very long break and a very long time. We are all very excited कि एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए with all the updates from the world of football, चाहे वो हो पाकिस्तान, चाहे वो इंटरनेशनल फुटबॉल। और इस ब्रेक में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि हमारी कोशिश होगी कि उनको आहिस्ता आहिस्ता बिट बाय बिट कवर करें आज के प्रोग्राम में और ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। अगर हम बात करते हैं प्रीमियर लीग की तो वहाँ पे अब सिर्फ कह सकते हैं 8 मैचेस बाकी हैं कुछ टीमों के लिए, कुछ टीमों के लिए 9 मैचेस हैं, बट वी आर टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ दैट लीग। इस वक्त आर्सेनल टॉप पर है, आर्सेनल और मैन सिटी के दरमियान 9 पॉइंट्स का फ़र्क है, विद सिटी हैविंग अ गेम इन हैंड। एंड एक कह सकते हैं कि हल्का सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज शायद सिटी को इस चीज़ का मिल सके कि लीग कप में उन्होंने आर्सेनल को शिकस्त दी है, बट ये रेस बहुत ही एक्साइटिंग होती जा रही है। उसके साथ साथ ये भी याद रहे कि इस दफ़ा रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंग्लिश टीम्स विल बी प्लेइंग इन यूरोप नेक्स्ट सीजन एंड उसकी वजह से काफ़ी अच्छी जो है टॉप अगर आप कह सकते हैं टॉप 7 टॉप 8 की जो इस वक्त रेस है, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। मैनचेस्टर यूनाइटेड जब से कैरिक आए बेहतरीन का कम बैक हुआ है, हु वुड हैव थॉट के इस तरह से एक रिसर्जेंस आएगा उन्हीं प्लेयर्स के साथ, एंड इस वक्त वो एस्टन विला से भी ऊपर हैं। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं लिवरपूल की तो वहाँ से इतनी बड़ी खबर आई इस हफ्ते, मोहम्मद सलाह जो मेरे हिसाब से आई थिंक जब से मैंने बहुत ही क्लोजली फॉलो करना शुरू किया है प्रीमियर लीग को सिंस 2016-17 तकरीबन हर हफ्ते के बेसिस पे यकीन नहीं आ रहा कि साला अब इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे अगले सीज़न से। उन्होंने जो है अपनी एग्ज़िट जो है उसको अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली। अब लेट्स सी वो कहाँ जाते हैं, लेकिन इस सीज़न के बाद वो वहाँ पे नहीं होंगे। एंड ऑफ एन एरा डेफिनेटली, एंड उन्हें तो कुछ इंग्लिश पंडित्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह रहे हैं फॉर द इंग्लिश प्रीमियर लीग, यानी कि जो बड़े बड़े नाम खेल चुके हैं इस लीग के अंदर उनसे ज़्यादा उनको जो है वेटेज दी जा रही है गिवन जो उनका इम्पैक्ट रहा है इस टीम के ऊपर। वो हम डिस्कस काफ़ी इन डेप्थ करेंगे। एंड ओवर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो अंडर 20 टीम है वो अब से कुछ दिन पहले ही अंडर 20 सैफ चैम्पियनशिप खेल के वापस आई। बांग्लादेश और इंडिया दोनों से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, कुछ रेफरिंग डिसीजंस थे जो हमारे अगेंस्ट के, वो विल डिस्कस दैट। एंड पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है दैट इज़ गियरिंग अप फॉर अ मैच वर्सेस म्यांमार, लुक फॉरवर्ड टू दैट। साकिब हनीफ पाकिस्तान के गोलकीपर वो हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर बाद आज हमारे शो में। और पाकिस्तान की वेमेंस टीम जो है वो भी तैयारी फुल कर रही है क्योंकि उनका दौरा आइवरी कोस्ट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एज वेल। एंड याद रहे ये वर्ल्ड कप का साल है, अब से तकरीबन 78 डेज़ के बाद फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अभी तक यूरोपियन क्वालिफायर्स जारी हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है उसको लेके भी। Lots to talk about. Let's get the show on the road. And with us we have our usual suspects, a full quorum. On my left, Usman Malik. Sir, how are you? Good to have you back. Thank you, Altamash. Good to be back with a very sad news जो आपने अभी शेयर की है about मोहम्मद साला. More than that, आपने जो बात की being the greatest player for Liverpool and for Premier League, I would say, जो उनकी contribution है for 8 straight seasons जो उन्होंने किया. Other than that, जो जिस तरह से उन्होंने एक image building की ख़ास तौर पर मुसलमानों की, द वे ही जिस तरह से वो उन्होंने जिस तरह से अपना शोकेस किया, अपना टैलेंट भी ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, उसकी भी बहुत तारीफ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि 17-18 के एरा के अंदर इस्लामोफोबिया के भी मामला थे और भी जो इश्यूज थे जिसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ 2 हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च की थी एंड तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक 20% और दूसरे के मुताबिक 30-35% इस्लामोफोबिया में ड्रॉप आया है जब से इन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया। इनकी सर्विसेज एंड हिम एंड सादियो माने एंड एवरीथिंग एंड इवन देन फिर उसके बाद हमने देखा 2018 के अंदर खबीब भी जो है वो इन द मिक्स आ गए थे। बट मोहम्मद साला व्हाट अ प्लेयर, लोग कहते थे चेल्सी रिजेक्ट, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना लोहा मनवाया और फिर लिवरपूल इज़ मोस्ट साला थ्रू आउट द टाइम। अगर आप देखें जो उनकी गोल कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद चैम्पियंस लीग और प्रीमियर लीग टाइटल और फिर उसके बाद दूसरा टाइटल, तो वेरी सैड न्यूज़। एंड ऑफ एन एरा 2022 के अंदर माने गए, 23 में फर्मिनो गए, 24 में क्लॉप गए, 25 में जोटा और अलेक्जेंडर आर्नल्ड गए, और अब ये 26 में जो है हमें साला का भी एंड नज़र आ रहा है। तो एक बिल्कुल एक चैप्टर आप जैसे कहते हैं कि एंड हुआ है। वैन डाइक ज़रूर रह गए, रॉबर्टसन रह गए, लेकिन मुझे लगता है अगले सालों में उनकी बारी ये ना हो कि अगले हफ्ते वैन डाइक का अनाउंसमेंट आ जाए। लगता तो ऐसे ही है कि शायद वो अगले साल के लिए, वो भी बिल्कुल आखिरी साल चल रहे हैं, तो अब एक नया हम टीम देखेंगे या नया जो एक सेटअप देखेंगे। बट बिसाइड आपने वर्ल्ड कप की भी बात की, अगर हम कहें तो इटली ने एक अपनी जो है वो एक फ़र्स्ट लेग जो जिसे हम सेमीफाइनल प्लेऑफ कहते थे वो निकाला है, जो कि
उन्होंने पिछले 2 वर्ल्ड कप के अंदर मिस आउट किया था, अभी भी उनका बॉस्निया के साथ मैच है। दूसरी तरफ स्वीडन विदाउट ईसाक, योकरेस ने हैट्रिक की है और उन्होंने यूक्रेन को हराया है और आगे अब एक बड़ा मेजर क्लैश है उनका पोलैंड के साथ। आपने ये काउंट किया कितने दफा बाल ठीक किया उन्होंने, क्योंकि अक्सर आप वही कर रहे होते हैं जब योकरेस मेरा ख्याल है उन्होंने जितने करने थे वो अब कर लिए हैं। अब जो है अगर हम आपस में बात करते रहेंगे तो दूसरे मेहमान है वो बेचारे बिल्कुल बिल्कुल काफी वो अफसोसदा वो भी और फील इतने करेंगे। दिनों के बाद डेफिनेटली मोमेंटम में जितना टेंपो में आने के जितना लिए आप विलिंग टू गो हैं उतना वो भी होंगे। चलते हैं Sure. दूसरे मेहमान की जानिब जो आज अभी भी ईद के फेस्टिव मोड में। अब्दुल लतीफ दादा भाई सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? All well, thank you for having me, Altamish. It's a pleasure being here after such a long while. आपने ईदी रहना जरूरी है हम दोनों को। ईद के अलावा तो जुम्मा मना रहा हूँ मैं तो आज बेसिकली। जुम्मा भी बेसिकली हमारे लिए एक ईद का ही दिन होता है। लेकिन अल्तमिश बात सारी ये है कि साला तो एक एंड ऑफ एन एरा वाली फील इसलिए भी आ रही है क्योंकि इस सीज़न जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और जो कंट्रीब्यूशन है वो लग ही रहा है कि ये उनका लास्ट सीज़न ही है। एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर लिवरपूल टू टर्न टू गो ऑन टू अ न्यू चैप्टर और एक सही तरीके से रीबिल्ड करें अपने आप को, क्योंकि कहा जा रहा है आर्नी स्लॉट का भी इट कुड बी द लास्ट सीजन बिकॉज देयर इज टॉक्स ऑफ अलोंसो मे बी जॉइनिंग लिवरपूल। सो लेट्स सी इफ इट हैपेंस। गैप्को का भी लास्ट ही सीजन है। गैप्को तो खैर उनकी एज तो अभी नहीं है, लेकिन वैसे उनको बेचना एक अलग बात है। बहरहाल लेकिन अल्तमिश प्रीमियर लीग के टॉप एंड से ज्यादा जो भी एक्साइटमेंट है वो रेलीगेशन बैटल के अंदर है बिकॉज टॉटनहम हु कुड हैव इमेजिन्ड कि दे आर राइट इन द मिक्स। वेस्ट हैम, टॉटनहम, नॉटिंघम फॉरेस्ट, इन तीनों में से कम एक टीम तो डाउन होनी ही होनी है एंड इट्स गोइंग टू बी ह्यूज जो भी जाएगी। और अभी बात ये हो रही है कि टूडोर को इसी विंडो के अंदर सैक कर देंगे जो इंटरनेशनल ब्रेक जो चल रही है। एंड देयर इज टॉक्स ऑफ शॉन डाइश बीइंग ब्रॉट बैक बिकॉज वो एक रेलीगेशन स्पेशलिस्ट बन चुके हैं कि 2 दफा एवर्टन को बचाया है उन्होंने। सो स्पर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, 2 दफा एवर्टन को शॉन डाइश ने बचाया है, जी, जी. तो देयर इज चांसेस कि वो ईगो टूडे को रिप्लेस करें एज मैनेजर फॉर टॉटनहम। इस वक्त क्योंकि इतनी रिप्लेसमेंट्स हुई तो इस वक्त नॉटिंघम के साथ कौन है इस वक्त? नॉटिंघम के मैनेजर चेंज हो गए। परेरा जो पहले वुल्व्स के जो मैनेजर थे, वीटर परेरा, वो वुल्व्स के मैनेजर थे, उनको अब ले आए एंड नॉटिंघम ने इतना क्विकली मैनेजर्स चेंज किया कि इट्स डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक। एग्जैक्टली दोनों गए, उसके बाद डाइश आए और वो भी चले गए। एग्जैक्टली तो ये मैं समझता हूँ बिकॉज दे नीड अ चेंज बिकॉज टूडर अभी तक एब्सोल्यूट फेल हुए 7 मैचेस में सिर्फ 1 जीते, वो भी एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट सेकंड लेग जब टाई ऑलरेडी डेड हो चुकी थी। तो अगर उनको बचना है तो ये करना पड़ेगा। और एक बड़ी मजे की जो न्यूज आई है अल्तमिश, कैफ की तरफ से जो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस था जिसको ऑन द पिच सेनेगल जीता था, लेकिन अब उस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। कैफ ने मोरक्को को टाइटल अवार्ड कर दिया है एंड सेनेगल ने इनफैक्ट कहा है कि आज रात को जो उनका फ्रेंडली मैच है उसके अंदर वो ट्रॉफी भी ग्राउंड पे लेकर आएंगे, ट्रॉफी की भी सेलिब्रेशन करेंगे दोबारा एंड अपने स्टार भी एक मजीद ऐड कर देंगे अपनी शर्ट के ऊपर। लेकिन उन्होंने अपील कर दी है सेनेगल, अपील कर दी है और वहां से जो आपकी कैश है उन्होंने भी कहा कि हम जल्दी से इसका फैसला करेंगे। थोड़ी सी अच्छी बात ये जरूर थी कि जो मोरक्को के कैप्टन हैं हकीमी, और उन्होंने कुछ और प्लेयर्स ने भी कह दिया कि हमें ये ट्रॉफी नहीं चाहिए और इस तरह से नहीं चाहिए क्योंकि इतना हेट जाएगा टुवर्ड्स मोरक्को। वैसे भी जो उनके मोरक्को के कंट्री के और उनकी जो एफए की एंटिक्स थे इस अफगान के अंदर, वैसे ही वो इतना नेगेटिव उनकी तरफ ये चीज़ गई है। और अब अगर इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लेकिन फैंस ने बड़ा सेलिब्रेट किया कैसाब्लांका में और हमने देखा है तो वाकई ये एक अच्छा रैलीज निकली थी, रैलीज निकली बिल्कुल। सेकंड ट्रॉफी फॉर मोरक्को। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये तो बहुत ही who would want to win this way? Exactly, because देखिए फुटबॉल जीता जाता है पिच के ऊपर, जंग भी मैदानी जंग में जीती जाती है ना। यहाँ पे घर बैठे बैठे आपको ट्रॉफी अगर मिल जाए तो उसका एक वो जाहिर मजा किटकिटा हो जाता है, वो चीज़ ही नहीं है, वो बात ही नहीं होगी। अब अल्लाह करे एज सून एज पॉसिबल एक डिसीजन आ जाए ताकि इस चैप्टर को हम भूलें और आगे बढ़ें फुटबॉल के अंदर, बिकॉज कब तक इसी के ऊपर हम ये डिबेट करते रहेंगे कि भाई कौन कैफ कप ऑफ नेशन जीता कौन, मतलब ये डजंट रिफ्लेक्ट वेल फॉर अफ्रीकन फुटबॉल एज वेल, आई वुड से। नॉट एट ऑल। जितने गैप्स इस टूर्नामेंट में हुए और हर टूर्नामेंट में होते हैं और हर अब 4 साल की दूरी पे होगा, पहले 2 साल पे कहते हैं, अभी तो 27 के अंदर दोबारा है और फिर आई थिंक उन्होंने 4 साल कर दिया, फिर 4 साल के। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की जो अंडर 20 टीम थी वो सैफ का अंडर 20 चैंपियनशिप खेल के वापस आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली दोनों मैचेस में पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई, बट द परफॉर्मेंसेज वर प्रीटी एनकरेजिंग एंड कुछ रेफरिंग डिसीजंस थे वो काफ़ी बड़े हाउलर्स थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट के, उनका डेफिनेटली जो है इम्पैक्ट पड़ा है उनके रिजल्ट पे और ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। नजर डालते हैं हाइलाइट्स पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। I wouldn't say Pakistan would have won the match, लेकिन यहाँ पे they were in with a chance अगर ये decisions ना होते। जी उस्मान।
जी बिल्कुल, अंडर 20 सर्किट के अंदर ये डिफाइन करती है बेसिकली आपकी अगली जो नेशनल टीम के अंदर आपकी जो यंगस्टर का एक यूथफुल जो प्लेयर्स होते हैं वो आगे डिफाइन करते हैं। नो डाउट जिस तरह की रिसोर्सेज हैं और जिस तरह की रिसोर्सेज थे और जो मामला थे उस हिसाब से परफॉर्मेंस को इनकरेज ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा गैप है बिटवीन दी सैफ कंट्रीज़। पहले मैच की बात करते हैं, बांग्लादेश डेफिनेटली अपने होम टर्फ में वो खेल रहे थे, और जो है बेंजामिन सुलेवन जो उनकी तरफ से ब्रेस आया, नजीबुल्लाह का हेडर जो है वो डिसअलाउ किया गोल, जिसकी आपने भी बात भी की। गोल मैं समझता हूँ फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो काफ़ी मुतमईन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी टीम की, लेकिन सेकेंड हाफ में जाके जब वो पहला गोल आता है तो उसके बाद जो है वो जो एक बांग्लादेश का सेकेंड हाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। दूसरी तरफ इस मैच को अगर वो जीतते भी तब भी उन्हें इंडिया की तरफ से फेवर की ज़रूरत पड़ती आगे जो है वो क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन जो दूसरा मैच था अगेंस्ट इंडिया वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी वन साइडेड रहा, जिसके अंदर विशाल यादव की जो फ्री किक थी वो जो एक आपने दिखाया भी यहाँ पे, वो गोल था जिसने सेपरेट किया, और उसके बाद फिर टूवर्ड्स द वेरी एंड सेकंड हाफ के अंदर 2 गोल आते, 3-0 की कन्विंसिंग स्कोर लाइन थी जिस पे इंडिया ने पाकिस्तान अंडर 20 को हराया। एक इनकरेजिंग बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। बिल्कुल, एंड कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की, और अपने एक फ्री स्टाइल फुटबॉल खेलने की भी ज़रूरत है अगेंस्ट दोस्त टीम्स के जिनके साथ आप कम्पीट करें, जो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हेजिटेंट होके हमारी टीम कहीं पे रहती है, जिनकी वजह से गलतियाँ या वो कमिट होती है। एक बिल्कुल अपना प्रेशर हटा के खेले तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट बेहतर आएगा। बिल्कुल सही। जी लतीफ़। तो बस मेरा तो ख्याल है कि इनफैक्ट पाकिस्तान टीम की उस हिसाब की टेक्निकल एबिलिटी नहीं है कि वो 1-on-1 कम्पीट कर सकें सुपीरियर टीम्स के खिलाफ। तो मैं तो समझता हूँ खैर उनको रूट 1 फुटबॉल खेलना चाहिए था और टोटली मतलब एक लो ब्लॉक के साथ अपने गोल को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, और फिर काउंटर अटैक पे कोशिश करते या सेट पीस से कोशिश करते या थ्रो इन से कॉर्नर से कि कोई गोल आता और इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। खैर शहजाद अनवर जो कोच है उनकी एक अलग स्ट्रैटेजी थी, लेकिन वो कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुई। जो बांग्लादेश वाला जो मैच था उसके अंदर जो नजीबुल्लाह का जो हेडर था दैट वाज रूल्ड आउट बाय द ऑफिशियल्स, एंड दैट वाज अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन बिकॉज वो लग रहा था कि शायद गोल अलाउ होना चाहिए था, बट दैट वाज रूल्ड आउट। इंडिया वाले मैच के अंदर भी हमारे जो गोलकीपर थे उन्होंने एक बड़ा एक स्कूल बॉय एरर किया मेरे हिसाब से। जो पहला गोल जो इंडिया ने स्कोर किया था, यादव ने पहला गोल स्कोर किया, उसके बाद हमने देखा कि अगेन हैंडबॉल वो पेनल्टी वाज डिनाइड टू पाकिस्तान, एंड उसके बाद काउंटर अटैक के ऊपर ओडम ने इंडिया के जो प्लेयर थे उन्होंने स्कोर किया, एंड देन अगेन पेनल्टी भी वो स्कोर करते इस तरीके 3-0 इंडिया हराता है। वो जो हैंडबॉल वाली जो थर्ड पेनल्टी थी वो इनफैक्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट अवॉर्ड कर दी, वो भी मतलब एक ऑल्दो दैट आई फेल्ट वाज अ हैंडबॉल, बट जो स्पेशली पाकिस्तान की जो नहीं थी पेनल्टी वो एक गलत डिसीजन थी मेरे हिसाब से। बट अदर देन दैट ऑब्वियसली जैसे उस्मान ने बताया देयर इज अ ह्यूज गल्फ इन क्लास, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत अभी सीखना बाकी है पाकिस्तान ने, और बस हमने तो जो स्मॉल विन्स जिसे फैंस के लिए जो होती हैं वो यही होती हैं कि भैया क्लीन शीट आ जाए या एक गोल निक कर लें हम लोग, तो वही चीज़ें हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से एग्जैक्टली तो ये बात है। बट लेकिन एटलीस्ट मौका मिल रहा है, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। आई एम श्योर विद ओनली विद द पैसेज ऑफ टाइम they keep getting opportunities, so they'll definitely get better. ये आपने बिल्कुल ठीक है, if and when they keep getting opportunities Exactly. and consistently उन्हीं players के साथ the amount of chopping and changing which takes place and the inconsistencies which are there in our football, let's hope things get better. लेकिन इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की सीनियर टीम जो है वो इस्लामाबाद में 31st को अपना मैच खेलेगी वर्सेस म्यांमार, एंड उसके लिए पाकिस्तान की टीम की जो भरपूर ट्रेनिंग जारी है, कुछ ज़रा उसकी झलकियाँ देखते हैं। काफ़ी हमें जो है एनिमेटेड नज़र आ रहे हैं नॉर्बर्टो सोलानो, एंड लेट्स होप कि ये इनकी पहली विक्ट्री हो सके वर्सेस म्यांमार, दैट टू एट होम। इन्होंने बड़ा एक स्पेशल डिसीजन लिया है इस दफ़ा कि किसी भी डायस्पोरा प्लेयर्स को इस्तेमाल नहीं करें,
तमाम जो खिलाड़ी हमें नज़र आएंगे एट द चन्ना स्टेडियम एंड इन दिस मैच तमाम के तमाम हमारे लोकल प्लेयर्स होंगे. विशिंग देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड अ गुड रिजल्ट एज वेल. अनफॉर्चुनेटली फैंस इस मैच का हिस्सा नहीं हो सकेंगे. दैट्स विद गोइंग विद द पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट. जिस तरह से PSL में फैंस नहीं है, इस तरह से इस मैच भी फैंस नहीं होंगे, बट मीडिया कवर ज़रूर करेगा ये. एंड PFF ने भी जो है अच्छे इंतजाम किए हुए टू फॉर ऑल द फैंस टू वॉच दिस मैच लाइव एज वेल. अब से कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू हुई पाकिस्तान फुटबॉल टीम के गोलकीपर साकिब हनीफ से. ज़रा उस गुफ्तगू को आपके साथ भी शेयर करते हैं. अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सो गुड टू हैव यू इन द प्रोग्राम. वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया अल्तमस भाई आपका. ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस साकिब भाई. काफ़ी टाइम पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे बात हुई थी हमारे किक ऑफ पे. तो वंस अगेन वेलकम बैक कहेंगे आपको. और तब से अब तक अगर हम आपसे बात करना चाहें ब्रीफली, कैसा सफ़र रहा आपका? कुछ आप टीम से बाहर भी रहे हैं, लेकिन अब आपको फिर से एक मौका मिला है टू मेक अ कम बैक. कैसा फील कर रहे हैं? कैसी तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल. बहुत अच्छी फीलिंग है. और देखिए फुटबॉल स्पोर्ट से मतलब अप्स एंड डाउन होती रहती है. और बस कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है मेरे साथ मेरे करियर में. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोच का, सोलानो का, कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया. और उसके बाद मैंने प्रूव करके दिया. और अभी तक तो ठीक चल रहा है. बिल्कुल ठीक चल रहा है. आपको मैं देख भी रहा हूँ, ज़्यादा फिट लग रहे हैं बनस्बत 2 साल पहले जब आपसे बात हुई थी. तो ये काफ़ी एक मुश्किल मरहला होता है अपने आप को मैच फिट रखना और गेम फिट रखना. आपने बड़ी अच्छी मेहनत की अपने आप पे. किस तरह से अपने आप को आप प्रैक्टिस में रख रहे थे ड्यूरिंग दिस टाइम? जी बिल्कुल. मतलब अब पाकिस्तान में इतनी एक्टिविटी है नहीं, तो मैं जब बाहर रहा हूँ उसके बाद मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है. और बाहर अपने मालदीव में प्रोफेशनल लीग में उनके साथ मैं मसरूफ रहा हूँ. तो बस वहाँ भी अभी जो लीग में जो टॉप लेवल की टीम है, मतलब उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अच्छी फुटबॉल खेलने को मिल रही है. तो अभी काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ मैं. वेरी गुड. साकिब ये बताएगा कि कैसा आपका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है मालदीव्स में, एंड किस बेसिस पे आपका जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ा कुछ टाइम टीम से बाहर भी थे, तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ और अब तक कैसा आपका स्टेंट रहा है उनके साथ? बहुत अच्छा रहा है. पहले तो मतलब मैं जो मिडिल के क्लब्स होते थे उनके साथ मेरा चलता था, लेकिन वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी. मेरी मालदीव में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है. तो अभी जो टॉप 2 की जो टीम है, मतलब उनके बिल्कुल. साथ अभी मैं मसरूफ हूँ. और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं. और शायद उसी बुनियाद की वजह से, क्योंकि मैं मसरूफ रहता हूँ, जैसे हमारे डियास्पोरा प्लेयर मसरूफ रहते, तो उनको वो परफॉर्मेंस नजर भी आती है. बिल्कुल सही. अब से तकरीबन 3 से 4 दिन बाद पाकिस्तान का मैच है वर्सेस म्यांमार, वो भी इस्लामाबाद में. कैसा फील कर रहे हैं अपने होम क्राउड के सामने? आप इस टीम का हिस्सा होंगे. अनफॉर्चुनेटली क्राउड तो जी वहाँ नहीं होगा, बिल्कुल. लेकिन प्लेइंग इन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान. जी देखिए, बस वो हालात की वजह से जो गवर्नमेंट को बेहतर लगता है वही करेंगे. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी एक मतलब हमारा बेनिफिट होता अगर क्राउड हमें देखने आती, सपोर्ट करने आती. लेकिन फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है हमारी. और इस बार नया स्क्वाड है, कुछ जूनियर्स मतलब लोकल प्लेयरों को मौका मिला है. और एनर्जी बहुत है प्लेयरों में, मैंने देखा है कैंप में. लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा लेस कर रही है. लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह टीम बहुत बेहतर शेप में. और ट्रेनिंग की हमारी ट्रेनिंग जारी है अभी. और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद बहुत है कि अच्छा रिजल्ट आएगा. बिल्कुल साकिब, आपने ये बात कही कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है. यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है, जो 11 खिलाड़ी उतरेंगे, वो बिल्कुल मतलब डायस्पोरा प्लेयर्स नहीं होंगे. तमाम के तमाम खिलाड़ी यहीं के होंगे. इस चीज़ को आप कैसा देख रहे हैं? और कोच ने ये स्टेप उठाया, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल. देखिए, चाहे डियास्पोरा हो या लोकल हो, ये हमारे पाकिस्तान की टीम है और वो हमारी टीम का हिस्सा है. लेकिन कोच बेहतर जानता है. अनलकीली हमारी जो टीम है उनको इंटरनेशनल फ्रेंडलीज और कैंप्स बहुत कम मिलते हैं. तो मतलब कोच को और टेक्निकल स्टाफ को मौका नहीं मिलता कि कुछ नए प्लेयर हम ढूंढ निकालें. तो इस बार शायद कोच इस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं कि अब कंपटीशन जैसे भी हो, अगला जो हमारा एम है, जो मेन कंपटीशन है हमारे, उसके लिए एम किया हुआ है कि हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिले लोकल में भी. और उसके मुताबिक टीम को वो खिला रहे हैं.
बिल्कुल सही है। और अपने गोलकीपिंग के हिसाब से मैं थोड़ा सा और बताइएगा कि आपकी जो बाकी मॉडल्स हैं जैसे आप खेल रहे हैं वहाँ पे आपको कितना और सीखने का मौका मिला, और जो हमारे कुछ डायस्पोरा गोलकीपर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आप उनसे कांटेक्ट में आप रहते हैं, उनसे कुछ अगर आप पिकअप कर सके हो, और इसका कुछ बताएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि मैं अपने अंदर फ़ील करता हूँ ये चीज़। जब आप बाहर खेलते हो और टॉप लेवल के क्लब्स में खेलते हो, टॉप लेवल के क्लब्स के अगेंस्ट खेलते हो, तो वो एनवायरनमेंट, वो आपको एक मैच का वो मिलता है। तो काफ़ी बेहतर मैं फ़ील कर रहा हूँ पहले से, कि इंशाल्लाह अब मैं उस लेवल तक पहुँच चुका हूँ कि मैं इनको कम्पीट कर सकता हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। साकिब, आपको हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपके अपने करियर के लिए, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम के लिए भी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और उम्मीद है कि अगली बार जब हमारी आपसे बात होगी तो विक्ट्री के साथ हम बात कर रहे होंगे वर्सेस म्यांमार। तब बहुत गुड लक आपको और पूरी टीम को। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सो मच रमेश भाई, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू। ये थे पाकिस्तान के गोलकीपर साकिब हनीफ। इनको हम बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे, एंड इनका कम बैक हो रहा है बहुत टाइम के बाद। सो लेट्स विश हिम एंड द पाकिस्तान टीम द वेरी बेस्ट वर्सेस म्यांमार। ये मैच होगा इन इस्लामाबाद ऑन द 31st ऑफ मार्च। अनफॉर्चुनेटली फैंस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, वरना हम ज़रूर कहते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद या पिंडी में हैं या गिरदोनवा में हैं तो ज़रूर पहुँचें। पिछले जितने मैचेस पिंडी इस्लामाबाद के जना स्टेडियम में हुए हैं, फैंस ने भरपूर जो है अपना हक अदा किया है जाके, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ फैंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। बट आप बाहर ज़रूर जा सकते हैं, बाहर जाके एंजॉय करें, समा बांधें एंड टीम को सपोर्ट करें। पाकिस्तान अल्ट्रास का यहाँ नाम लेना बहुत ज़रूरी है। वो हर मैच में आते हैं और बहुत ही बेहतरीन एटमोसफियर क्रिएट करते हैं टीम के लिए, फैंस के लिए, एंड जिस तरह से वो एक कहते हैं गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं पाकिस्तान टीम को जब वो टीम अंदर जा रही होती है, बाहर आती है, तो बड़ा अच्छा नज़र लगता है वो देख के। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो ऐसा नहीं हो सकेगा, बट नॉनदलेस विशिंग द टीम द वेरी बेस्ट। इस ऑन दैट नोट हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक से बाद आके विल डिस्कस द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद सलाह कॉलिंग इट अ टाइम एट लिवरपूल एंड एनफील्ड। आप कहीं नहीं जाएं, स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से बात खुश आमदी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले हमने पाकिस्तान फुटबॉल को काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया। रिकैप कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो अंडर 20 टीम है, देवर इन बांग्लादेश प्लेइंग द अंडर 20 सैफ चैम्पियनशिप। अनफॉर्चुनेटली दोनों मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। उसके अलावा पाकिस्तान की सीनियर मेंस टीम जो है वो 31 मार्च को इन एक्शन होगी वर्सेस म्यांमार एट द इस्लामाबाद चना स्टेडियम। साथ साथ पाकिस्तान की जो वुमेंस टीम है वो काफ़ी इस वक्त लाहौर में उनकी ट्रेनिंग जारी है, दे आर ऑन देयर वे टू आइवरी कोस्ट फॉर इंटर रीजनल टूर्नामेंट, एंड उसके लिए हम सबको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। एंड जितनी भी अपडेट्स होंगी पाकिस्तान फुटबॉल की, आपको हम यहाँ पे ज़रूर अप टू डेट रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एंड जो सबसे बड़ी खबर निकली इस मिड वीक कह सकते हैं वो थी अबाउट मोहम्मद सलाह द इजिप्शियन किंग कॉलिंग इट अ टाइम एट एनफील्ड एंड लिवरपूल। अनएक्सपेक्टेड, बट ये भी कह सकते हैं कि जैसे लतीफ़ ने कुछ देर पहले कहा था कि इस सीज़न जो उनकी फॉर्म चल रही थी, जिस तरह से पिछले सीज़न उनके साथ थोड़ा बहुत लग रहा था कि शायद अब इनका टाइम पूरा होने वाला है, जितनी स्पेकुलेशन सऊदी प्रो लीग से आ रही थी, इन सब फैक्टर्स को मिला के शायद एक्सपेक्टेड था कि ये इनका आखिरी सीज़न होगा, लेकिन जिस तरह से एकदम से खबर आई एंड कंफर्म खबर आई कि वो जा रहे हैं, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्विक कमेंट्स लेते हैं हमारे पैनलिस्ट से, उसके बाद इनके जो ग्लोरी मोमेंट्स थे ओवर हिज टाइम इन इंग्लैंड विद लिवरपूल, ज़रा उसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे। जी उस्मान, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल अल्तमश, आई थिंक यॉर्गन क्लॉप की ये शनाख्त थी, नो डाउट एडवर्ड्स। हमारे पास बड़ा अच्छा क्लिप है क्लॉप का भी इसके बाद, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो आए, और जब वो एज अ यंग पर्सन फ्रॉम AS रोमा आए थे तो उन्होंने क्या कहा था सबसे पहले क्लब से। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का सामना भी था, क्योंकि चेल्सी में उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी। बड़े यंग चेल्सी ने साइन किया, मोरिनियो ने उनको साइन किया, वो भी लिवरपूल से स्नैच करके,
और 4 गोल्स ही उन्होंने स्कोर किए पूरे सीज़न के अंदर, सब्स्टिट्यूशन से आते थे। उसके बाद उन्होंने इटली में जाके अपना लोहा मनवाया और रोमा और फ्योरेंटीना के अंदर जो है अपनी परफॉर्मेंसेस को एनहांस किया। और उस टाइम पे योर्गन क्लॉप बेसिकली जूलियन ब्रांड को बेसिकली लाना चाहते थे। और वहाँ पे जो है कुछ मामला इस तरह से हुए कि वो कंफ्यूजन थी, वो डील हो नहीं सकी। और फिर साला डेटा एनालिटिक्स बेसिकली उसके अंदर बिल्कुल। और फिर जब साला आए तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो पहले सीजन के अंदर 32 गोल स्कोर करेंगे, ऑल टुगेदर 44 गोल्स। और लोगों ने कहा जी ये 1 सीज़न वंडर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज 8 सीजन्स, इस सीज़न को हटा के भी अगर हम बात करें, क्योंकि अभी कुछ मैचेस बचे हुए हैं चैंपियंस लीग के भी और मामलात, इवन दो दोनों डबल फिगर्स पे चले गए हैं, मतलब 10 गोल और 10 असिस्ट आ चुके हैं इस सीज़न में, जो इनका वर्स्ट सीज़न कहा जाता है। और उसके बाद कंसेक्यूटिव 8 सीजन्स के अंदर 30 गोल्स ऑलमोस्ट, या 30 गोल्स इन्वॉल्वमेंट अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है फतूहात के झंडे गाड़े। और जो उनका वर्स्ट सीज़न था 2019-20 का, जिसके अंदर लिवरपूल ने पहला टाइटल 30 साल के बाद जीता, जिसमें उन्होंने 23 गोल स्कोर किए थे, जिसको उनका वर्स्ट सीज़न कहा जाता है। और पिछले सीज़न के अंदर भी जो है वो गोल्डन बूट उन्होंने जीता और बेस्ट प्ले मेकर का भी उनको अवार्ड मिला। और यहाँ पे इस सीज़न मैं ये समझता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट हुई, डेफिनेटली एक गेम का फिलॉसफी को चेंज किया गया। फ्लोरियन वर्ड्स की वजह से सेंट्रल लिवरपूल की जो एक टैक्टिक्स है वो सेंट्रली जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने के चक्कर में साला ने जो दिसंबर के अंदर ये बात की थी कि मुझे जो है वो अंडर द बस दिया जा रहा है, और आई थिंक वहाँ से मामलात ख़राब भी होना शुरू हुए। और फिर डेफिनेटली जो एक फ़िलासफ़ी चेंज हमें नज़र आया इस सीज़न, जिसमें लिवरपूल ने स्ट्रगल भी किया इंजरीज़ की वजह से, तो साला अपनी एक प्राइम फॉर्म हिट भी नहीं कर सके और उनका जो एक मोमेंटम था वो भी हमें कम होता हुआ नज़र आया। बट ये एक फ़ैसला लग रहा था, जनवरी में भी काफ़ी र्यूमर्स थी कि शायद वो चले जाएंगे, लेकिन वो आए वापस। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो एक ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन थी और जो मामला थे, ये पहले से ही जो है उन्होंने अनाउंस किया ताकि जो है ये सारी र्यूमर्स ख़त्म हो। इवन तो 2023 के अंदर 150 मिलियन की अल इत्तेहाद की बिड रिजेक्ट की थी, और अभी जो है मो साला जो हैं वो फ्री में जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आई थिंक एज अ हीरो उनको शायद इस वजह से इस तरह का फेयरवेल भी दिया जा रहा है। तो आई थिंक अगर हम बात करें फॉर द अरब वर्ल्ड, फॉर अफ्रीकन वर्ल्ड, फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, वो एक हमेशा से लेजेंड और गोटेड फिगर रहेंगे। और एक टाइम ऐसा था कि रोनाल्डो, अभी लेटली ये बात करें, रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे नंबर पर साला का नाम इवन गोल कंट्रीब्यूशंस में भी और इवन बैलून डॉर में भी नॉमिनेट हुए, नहीं मिल सका। बट साला क्या उनकी खिदमात थी फॉर लिवरपूल। आई थिंक इट इज़ एन एंड ऑफ एन एरा, एंड एज अ फैन मैं बड़ी तकलीफ के साथ जो है इस न्यूज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। क्या कहेंगे जी, हमारे तो आंखों में आंसू आ गए। हम वैसे ब्रेक हो गए हैं उस्मान की बातें सुन के। तो देखिए, लिवरपूल हिस्ट्री में ये कहा जा रहा है इनफैक्ट कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो केनी डैलिग्लिश को समझा जाता है, उसके बाद स्टीवन जेरार्ड का नाम आता है, लेकिन उसके बाद कहते हैं मोहम्मद साला, नहीं इयन रश से ऊपर समझा जाता है। मोहम्मद साला को कहते हैं भाई थर्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल। एंड as a very small observer of the game, I would say that maybe I would rate him amongst higher than these people. The odds against him, how he came. Yes, and exactly. Because he wasn't a native. Yes, and from Egypt. And the impact he had on this team. Yes, a team which hadn't won in the past 35 years. For how long that was. बिल्कुल. और उनको जितवाना और consistently top पे रखना. बिल्कुल. प्रीमियर लीग एरा के अंदर तो ही इज बीइंग रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉरेन इंपोर्ट, बिकॉज देयर इज टॉक ऑफ आपके फेवरेट मार्क ऑगडन ने कह दिया कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन द प्रीमियर लीग, अबव रोनाल्डो एंड रूनी। अबव रोनाल्डो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज उस वक्त का जो रोनाल्डो था वो तो ज़ाहिर एक इनिशियल पीरियड ही था उसका। अबव रूनी भी मैं समझता हूँ, लेकिन थियरी ऑनरी का एक यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है। यू नो, डिडियर ड्रॉग्बा, सर्जियो अग्वेरो, मतलब इस किस्म के जो टॉप नाम है ना, उनके साथ ही फिर मोहम्मद साला को लेंगे। और लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, बिकॉज वो एक आउटसाइड आ रहे थे, अरब वर्ल्ड से आ रहे थे। A lot of people wanted him to fail because एक देखें एक इनहेरेंट रेसिज्म जो इंग्लैंड के अंदर मौजूद है अभी भी।
तो वो मुश्किल हालात थे, उन हालात के अंदर इस हिसाब से परफॉर्म करना, बेबाक होके मतलब खुल के खेलना। और आप लोगों ने इस शो के शुरू में भी बात किया कि डेफिनेट देयर इज रिसर्च के रेसिज्म और हेट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम डेफिनेटली कम हुए इंग्लैंड में ड्यू टू मोहम्मद सालाज इन्फ्लुएंस इन दैट कंट्री एंड इन द प्रीमियर लीग, बिकॉज ज़ाहिर है फुटबॉल इजंट जस्ट फुटबॉल, राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंग्लैंड। तो वो एक उस किस्म का एक अरब वर्ल्ड का फिगर आना, तो उससे एक फ़र्क पड़ा था, डेफिनेट फ़र्क पड़ा था। एंड लाइक kudos to him। एंड सबसे बड़ी अभी बात यही हो रही है आगे कि देयर इज टॉक ऑफ हिम गोइंग टू इतिहाद, एंड अगर वो इतिहाद जाता है तो फिर रोनाल्डो का क्या रिएक्शन होगा, और फिर वो दोबारा रोना धोना मचा देंगे कि भाई वो अल नसर क्यों नहीं आ रहा। अल नसर इस वक्त टॉप पर है, तो अगर वो जीत के तो शायद वो काम डाउन हो जाएंगे। हाँ, शायद थोड़े ठंडे हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 14 महीने रह गए रोनाल्डो। आई थिंक दे वांट टू मेक साला द फेस ऑफ सऊदी फुटबॉल आल्सो। एब्सोल्युटली, उनके जाने के बाद जो खला है वो पूरा बिल्कुल बिल्कुल। रोनाल्डो को अगर कोई सऊदी प्रीमियर लीग में रिप्लेस कर सकता है ना इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वाइड फिगर, वो मोहम्मद साला ही है, बिकॉज उनकी जो अपील है ग्लोबल लेवल पे और स्पेशली अरब वर्ल्ड में, ओ हो मतलब इट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो साला वही एक मार्की प्लेयर बनेंगे, आई एम 100% श्योर। और उनकी जो सैलरी होगी वो आई थिंक रोनाल्डो के आसपास होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल सही है। नजर डालते हैं मोहम्मद साला के जो बेस्ट मोमेंट्स थे इन हिज टाइम इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग विद लिवरपूल, जरा उन पर नजर डालते हैं। 191 Premier League goals, overall 255 goals from Mohamed Salah. Quick comment on what you just saw. Pure magic. प्योर मैजिक। और यही हम बात कर रहे थे, अगर आप साला की गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस और इवन असिस्ट और प्ले मेकिंग एबिलिटीज़ और जो उन्होंने गोल स्कोर किए वो आप निकाल दें, तो इवन दो टाइटल रेसेस बड़ी क्लोज थी मैन सिटी के साथ, एक पॉइंट की वजह से लिवरपूल रह गया। उनको भी अगर हम हटाएं तो 30 साल के बाद टाइटल, उनकी गोल कंट्रीब्यूशन देख लें, चैंपियंस लीग, एक फाइनल 2018 का जिसमें सर्जियो रेमोस की वजह से इनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, वो बड़ा, और उसी की वजह से जब ये चले गए थे, इंजर्ड हो गए थे, और कैरियोस की गलती थी ज़रूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि साला का एब्सेंस उस मैच को भी अफेक्ट कर गया। और फिर उसके बाद 2019 में चैंपियंस लीग जीती, स्पर्स को हराया, वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी काबिल दीद थी। आपको जिनका आगे का जो तीनों का ट्रियो था, आपको लगता है वो एक ड्रीम टीम था, फर्मिनो, साला एंड माने, उसके बाद वो चीज़ नहीं बन सकी? आई सकी। थिंक उसको कहते भी प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में डेडली ट्रियो, जो इन तीनों का एक तो जिस तरह से वो लिंकअप प्ले और जिस तरह की इनकी अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन थी, और ख़ास तौर पे फर्मिनो जिस तरीके से होल्ड अप करके इन दोनों को एक लाइसेंस देते थे, माने और साला, वो देखने के काबिल थी। और आई थिंक ये अफ्रीका के दो ऐसे जेम्स थे जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि लिवरपूल की तकदीर इस तरह से बदल दी कि इतने अरसा का ट्रॉफी ड्रॉट था लिवरपूल का, और फिर उसके बाद जाके वो उसी मकाम पे वापस लेके आना, सारे एलिमेंट्स एक टाइम पे बिल्कुल सही फिट बैठ गए। और मुझे याद आता है और मैं इसमें आप एक शख्स को जरूर क्रेडिट देंगे, आर्किटेक्ट जो थे वो यॉर्गन क्लॉप थे। बिल्कुल सही है, नहीं हम उन पे तो जरूर आएंगे, लेकिन जैसा कि ये सऊदी जाते हैं, माने ऑलरेडी वहाँ पे, फर्मिनो छोड़ के आई थिंक कतर चले गए हैं शायद, वरना ये तीनों हमें सऊदी प्रो लीग में नजर आते हैं। जी लतीफ, बिल्कुल। अल्टीमेटली 2 टाइटल्स तो वो जीते, लेकिन आई एम श्योर अगर वो मैनचेस्टर सिटी की जो अंडर इन्वेस्टिगेशन जो वो कैंपेन्स हैं, ये मजे की बात है, जब से ये शो चल रहा है तब से वो इन्वेस्टिगेट ही चल रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, प्लेयर्स चले गए और इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, तो मैनेजर्स भी छोड़ के चले गए। सही बात है। वो टेंटेड जो 2 टाइटल्स थे, तो वो भी मैं समझता हूँ अगर वो लिवरपूल को डिजर्व करता है, बिकॉज़ लिवरपूल तो क्लीन रिकॉर्ड है ना, उन्होंने तो कोई चीटिंग की कोई एलिगेशन नहीं है उनके ऊपर, तो ऑब्वियसली इट वुड बीन मच बेटर एंड डिजर्व भी करते थे लिवरपूल। लेकिन ये मॉडर्न एरा के अंदर जो क्लॉप ने जो फुटबॉल दिखाया लिवरपूल के अंदर, जो गैगन प्रेसिंग और ये जो रॉक एंड रोल फुटबॉल जिसे हम कहते हैं, तो इसके मेन आर्किटेक्ट माने एंड प्लस दिस गाय फर्मिनो, रोबर्टो फर्मिनो। तो ये जो डेडली ट्रियो था, इसको एक मैच जो कर सकते हैं, मैं समझता हूँ रोनाल्डो, रूनी और टिवेस का जो था एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट वो खैर वो 1-2 सीजन की बात थी, बिकॉज टिवेस पे छोड़ के चले गए थे। लेकिन ये है कि मतलब जिसने फुटबॉल देखी है पिछले 10 साल में, क्या याद दिला दिया, रूनी, टेवेज एंड रोनाल्डो और पीछे हार्ग्रीव्स, ओहो वो भी यूनाइटेड की जो टीम थी ना, ओए होए, इनसेन फुटबॉल था वो उस जमाने का। सर आपने बचपन बड़ा नहीं, जवानी के दिन थे वो। आपका बचपन मेरा बचपन था, बिल्कुल हमारी तो जवानी के दिन ये थे, साला का जो एरा था, रोमांटिक दिन आपने याद अभी भी चल रहे हैं। नहीं, इट्स एन एंड ऑफ एन एरा नाउ। लेकिन चले क्लॉप की बात की तो हम आपकी जवानी की बात कर रहे थे।
आपने बात की क्लॉप की, ज़रा क्लॉप का बात सुन लेते हैं कि क्लॉप ने मोहम्मद साला के बारे में क्या कहा। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, लेट्स हैव अ लिसन। क्लॉप की बड़ी मज़े की हमने स्टोरी सुनी, क्या कहेंगे इस बारे में? जब आपने जूलियन ब्रांड की बात की थी, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया। उस वक्त वो 4 से 5 विंगर्स को देख रहे थे एंड कहते हैं कि साला देन बिकेम द चॉइस एंड वी वर कन्विंस्ड कि ही इज़ गोइंग टू बी द गाय फॉर अस। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यॉर्गन क्लॉप की जो एक फार साइटेडनेस है कि वो जिस तरह से एक पजल को वो कंप्लीट कर रहे थे, दैट वाज फिनोमिनल। और यहाँ पे जूलियन ब्रांड जो कि जर्मन उनके सेम कंट्री में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस चीज़ को समझा कि उनकी फ़िलॉसफी कहाँ पे काम कर सकती है। स्पीड जो एक अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं साला का, अगर हम देखें जो इवन जो चेल्सी आने से पहले भी जब वो खेलते थे, बाज़ल का हिस्सा थे, तब भी अगर हम देखें तो उनकी एक तो गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस और जिस तरह से उनकी स्पीड थी, एजिलिटी थी। एक चीज़ ज़रूर थी, इस सीज़न भी हमें देखने को मिला, स्लॉट कहते हैं कि बैक ट्रैकिंग वो नहीं करते। और इससे पहले भी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो हो गए, ये ज़रूर मसला होता है कि बैक ट्रैक करना। और फिर जैसे हैरी केन है, वो ज़रा जाके डिफेंड भी कर देते हैं। साला इस तरह के नहीं थे। साला वॉज प्योर गोल स्कोरर और प्ले मेकर। और राइट हैंड साइड पे अगर आप किसी भी विंगर को उठा के आप देख लें तो किसी ने इतने गोल स्कोर राइट हैंड साइड से नहीं किया। आप स्ट्राइकर की बात करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन राइट विंगर की अगर हम बात करें तो आई थिंक एक फिनोमिनल स्टैट ज़रूर है उनका। और यहाँ पे अपने एक कंट्री मेट को जो भी आप ये समझ लें कि उनकी जगह पे जो टीम थी, डेटा एनालिसिस की टीम थी, जैसे भी था, जो इनको रिक्रूट किया जब चेल्सी रिजेक्ट होके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इंग्लैंड के अंदर, जो टीम में अगर आप नहीं कर सके और वापस अगर आप प्रीमियर लीग आते हो तो बड़ा मुश्किल होता है उस प्रेशर को वो करना। वहाँ पे साला ने सबको गलत साबित किया और आई थिंक उनका नाम जो है हिस्ट्री में ज़रूर रहेगा और हमेशा रहेगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर लिवरपूल फुटबॉल क्लब। ठीक है, दैट्स फाइन। अगेन जब हमने पहले बात की थी रिगार्डिंग इस्लामोफोबिया गोइंग डाउन इन यूके सिंस साला's arrival। एब्सोल्युटली, अल्तमिश अरब वर्ल्ड से उनका ताल्लुक था। और अच्छा देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान प्लेयर्स तो साडियो माने मुस्लिम थे, बहुत मुस्लिम प्लेयर्स रह चुके हैं प्रीमियर लीग में। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द फ्यू लीग्स इन द वर्ल्ड जो रमज़ान के अंदर इफ्तार की एक बाकायदा ब्रेक भी देती थी मैचेस के दौरान कि आप अपना रोज़ा खोल सके, तो इसके हिसाब से बड़े वो टॉलरेंट है। लेकिन जो साला की जो आइडेंटिटी थी वो इट वॉज प्योरली मुस्लिम, बिकॉज उनका नाम भी मोहम्मद साला था। सेकेंडली अरब वर्ल्ड से उनका ताल्लुक था, तो वो जो एक, और वो लिवरपूल गए, वो एक लंदन जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर के अंदर नहीं थे। लिवरपूल जो एक हार्टलैंड जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड का, जिसके अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन इतनी इमिग्रेंट्स की नहीं होती है, लोकल्स वहां पे ज्यादा हैं, तो वहां पे जाके अपना, हाँ स्काउसेस, बिल्कुल, वहां पे जाके अपना एक लोहा मनवाना, अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से खुलेआम सबके सामने रखना, और लोगों ने फिर इस तरीके से उसको एम्ब्रेस किया उसकी फुटबॉल की वजह से। अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड हिम टू फेल ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि इनहेरेंट रेसिज्म हार्टलैंड के अंदर मौजूद है इंग्लैंड में आज दिन तक। तो Salah had a lot of obstacles in his way, but he overcame everything with his pure talent, with his God-given talent, और obviously जो hard work उन्होंने किया उस talent को सही जगह channelize करने के लिए, and वो जो front trio है plus Jurgen Klopp का जो era, it will be defined by Mohamed Salah's presence, his goals, his his impact. Golden era. Absolutely. लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि third greatest player to represent Liverpool, because मैं स्टीवन जेरार्ड को एंड केनी डैगलिश को मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सबकत दे जाते हैं मोहम्मद साला के आगे। बिल्कुल सही। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ यूरोपियन क्वालिफायर्स की बात हो जाए। अभी तक यूरोपियन बर्थ्स में 4 स्लॉट्स में अभी भी बाकी हैं, उसके लिए फाइट जारी है। कल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, उसमें 2 मैचेस के जल्दी से हम झलकियाँ देख लेते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड को शिकस्त हुई वर्सेस इटली याद रहे 2014 से फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम आयरलैंड की बात करते हैं जो 2002 से हिस्सा नहीं बन सके, उनको शिकस्त हुई पेनल्टीज़ वर्सेस चेकिया रिपब्लिक, एंड ये मैच जाता है ऑल द वे टू द पेनल्टीज़। अब वहाँ पे ये हारते हैं जबकि उनका एक ड्रीम रन रहा था अब तक। वेरी सैड टू सी। क्विकली नज़र डालते हैं इन हाईलाइट्स के ऊपर। इटली शिकस्त देता है नॉर्दर्न आयरलैंड को, एंड अगर हम बात करें आयरलैंड वर्सेस चेकिया तो वो मैच 2-2 गोल से बराबर रहता है। आयरलैंड की 2-0 की लीड जारी थी जो उन्होंने स्क्रैम्बल की, और उसके बाद 4-3 के स्कोर लाइन से इन द पेनल्टीज़ वो ये मैच हारते हैं, एंड उनका ये ड्रीम रन यहाँ ख़त्म होता है। चेकिया एंड उसके साथ साथ जो है इटली दे गो फॉरवर्ड। अगर क्विकली हमारी प्रोडक्शन टीम अब वो टेम्पलेट दिखा दे जो पहले उन्होंने दिखाई थी कि अब कौन से मैचेस आने वाले हैं, तो आई वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। ये जो थे अब जो
फाइनल खेला जाने वाला है। इसमें से 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी और इसके बाद यूरोपियन बर्थ जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगी 31 मार्च, यानी कि अब से 4 दिन बाद बॉस्निया वर्सेस इटली, चेकिया वर्सेस डेनमार्क, कोसोवो वर्सेस तुर्किया और स्वीडन वर्सेस पोलैंड। सारी जो हैं स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेनमार्क, इटली, तुर्किया एंड स्वीडन एज वेल। एंड हम चाहते हैं कि सारी टीमें जो हैं वर्ल्ड कप में हो। इनकी एक लेगेसी भी है वर्ल्ड कप के अंदर, देयर ऑलवेज देयर टू फिनिश द नंबर्स। और अब तो बड़ा एक्सपैंडेड वर्ल्ड कप हो रहा है इस दफ़ा। उस्मान, क्विक कमेंट्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि ये जो फाइनल प्लेऑफ का होने वाला है, मेरी नज़र में मैं समझता हूँ इटली को ज़रूर क्वालिफाई करना चाहिए। पिछले 2 क्वालिफायर्स उन्होंने मिस आउट किए, वर्ल्ड कप मेन वर्ल्ड कप मिस आउट किया। 12वीं पोजीशन की या 13वीं पोजीशन की टीम है और यूरोपियन चैंपियन है। टॉप 20s में ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्वालिफायर्स की हद तक जाता रहा, बट समहाउ आई थिंक इटालियन फुटबॉल, इवन दो यूरोज जीते, इंग्लैंड को हराया उन्होंने फाइनल में, लेकिन समहाउ जो है वो वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीते भी यूरोपियन टीम एज अगर देखा जाए इटली ने जीते, लेकिन जो पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में काफ़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आए। तो आई होप कि जो इनका अगला मुकाबला है बॉस्निया के साथ है और दे शुड एक्चुअली विन दैट मैच। इस मैच के अंदर टोनाली वॉज द हीरो, एक गोल और एक असिस्ट थी उनकी, मोइस्कीन ने 80th मिनट में किया और नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि इंजरीज का शिकार भी थे, बहुत सारे प्लेयर्स उनके अवेलेबल नहीं थे, उनको हराया 2-0 की सबका से। चेक रिपब्लिक ने भी जो है वो अपना मैच जीता अगेंस्ट आयरलैंड, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे। ट्रॉय पैरेट का हमने काफ़ी जिक्र किया, पीटर शेक का गोल इसमें आया, एक ओन गोल की वजह से जो है बड़े अनलकी रहे आयरिश टीम और जो है वो 4-3 से पेनल्टीज से वो हार गए। एक टीम स्वीडन जिन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया क्वालिफायर्स के अंदर, अब उनके पास मौका है कि वो पोलिश टीम को हराएं, लेकिन पोलिश टीम का हिस्सा भी लेवेंडोस्की हैं, ज़ेलेंस्की हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं पोलिश टीम के पास, वो एक बड़ा मुश्किल मार्का होगा। उनके पास ग्रैम पॉटर भी तो है ना। ग्रैम पॉटर ने डेफिनेटली चेंज किया जी। अल्तमश तो ग्रेट ब्रिटेन में से 3 टीमें बाहर हो गई, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आई मीन इट इज रिपब्लिक उनका हिस्सा नहीं है। सॉरी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। यस, सही, आपकी कभी सही होता बात है। था। वो इसी चीज में प्राइड लेते हैं कि हम इनका हिस्सा नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट आई वाज ऑनेस्टली अ बिट सरप्राइज्ड कि तीनों टीम्स बाहर हैं। लेकिन अगर ये इटली और नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर हम बात करें तो इस वक्त नॉर्दर्न आयरलैंड की जो एवरेज एज थी इस मैच में 22.5 थी, विच इज द सेकंड लोवेस्ट सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसकी वजह ये थी कि कॉनर ब्रैडली की जो इंजरी एंड डैन बैलार्ड की जो एक एरियल प्रेजेंस है उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड इटली वो डेफिनेटली सुपीरियर टीम। जितने मैंने जो मैच देखा मैंने, दे डिडंट रियली कन्वर्ट एनी चांसेस, एक ही शॉट ऑन टारगेट था नॉर्दर्न आयरलैंड का। उसके अलावा चेकिया वाला जो मैच था दैट अगेन वेंट टू पेनल्टीज। इट वाज यू नो एक्साइटिंग टू वॉच। पैट्रिक शीक जो हमें नजर आते हैं लेवरकूसन से, वो स्कोर करते हैं वहां पे, और जो पैरेड हैं ही आल्सो स्कोर्ड। अदर देन दैट अल्टीमेट जो हम बात करें जो क्वालिफायर्स हैं उसके अंदर जो 4 नाम आपने शुरू में लिए ना वो आपने बिल्कुल सही लिए। मुझे भी यही लग रहा है कि इट इज गोइंग टू बी इटली, इट इज गोइंग टू बी स्वीडन, इट इज गोइंग टू बी डेनमार्क, इट इज गोइंग टू बी टर्की। डेफिनेटली ये चारों अगर जाती हैं तो ये डिजर्विंग भी हैं, क्वालिटी भी ज्यादा है। इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग टू सी देम एट द वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही है। और जल्दी से एक फ्रेंडली की बात कर लेते हैं, बहुत कम टाइम रह गया। फ्रेंडली मैच होता है ब्राजील और फ्रांस का, लेकिन दोनों मैनेजर्स ने स्ट्रॉन्ग टीमें उतारी ग्राउंड में। फ्रांस 2-1 से मैच जीता है। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। ब्राज़ील 2-1 से मैच हारता है, फ्रांस ये मैच जीता है। लेकिन याद रहे फ्रांस ने जो है लास्ट 40 मिनट्स तकरीबन 10 मैन खेला, उसके बावजूद ब्राज़ील जो है इस इक्वलाइज नहीं कर पाई गिवन द स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड गोल कीपिंग बाय फ्रांस। यहाँ एम्बापे जो है 56 अपना गोल करते हैं फॉर हिज कंट्री एंड बिकमिंग द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर आफ्टर उस्मान's फेवरेट ओलिवियर जिरू। ये मैच देखने के बाद जो है मुझे तो फ्रांस कम और ब्राज़ील ज़्यादा नज़र आ रहा था। जिस तरह के स्टारडम और जिस तरह की टीम हम नज़र आ रही है, जो टैलेंट है फ्रांस के पास, एक तो ये बात। दूसरी बात, ये ब्राज़ीलियन टीम जो है, इवन दो एंचेलोटी इज़ द ग्रेट मैनेजर, ये कोई डर ऐसी टीम नहीं लग रही कि जो डरा सके किसी टीम को, किसी ओपोनेंट को। और कोई ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़े आराम से जो बड़ी टीम्स हैं, अगर हम स्पेन फ्रांस की बात करें तो शायद ब्राज़ील को आराम से हरा दें। और जो एक ख़ास डिसीजन मैं ये समझता हूँ, एंचेलोटी ने जो टीम अनाउंस की है अभी फ्रेंडलीज़ की, इवन वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, उसमें नेमार को ऑमिट किया है। नेमार इज़ ब्राज़ील। आई मीन आप
कुछ भी कहें, उनके लास्ट 2 सालों में उनकी इंजरीज होंगी, उनकी मैच फिटनेस होगी, मैं समझता हूँ नेमार को ज़रूर रखना चाहिए ब्राज़ील के साथ। ये उनका मेसी और रोनाल्डो और साला के साथ साथ उनका भी आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और जो टीम ड्रेसिंग रूम को जिस तरह से नेमार मैं समझता हूँ बूस्ट कर सकते हैं, अगर वो बेंच से भी आएँ, कुछ भी करें, उनको एक टाइम देना चाहिए। इस मैच की अगर हम बात करें, एम्बापे और इकेटिके का गोल आता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेमर जो उनके डिफेंसिव सेंट्रल डिफेंडर हैं, उनका गोल और उन्हीं की तरफ से ज़्यादा थ्रेट नज़र आ रही थी। विनूसियस ने थोड़ा बहुत तंग ज़रूर किया, लेकिन इतना कोई खास हमें अटैकिंग डिस्प्ले नज़र नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। और जी रमेश, इस गेम में जब 2-1 की स्कोर लाइन हो गई थी तो पूरा जो क्राउड था वो नेमार की चैंट्स कर रहा था, और फिर एंचेलोटी ने मैच के बाद कहा कि फोकस ऑन द प्लेयर्स हियर। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात में क्लियर हूँ कि मुझे लगता है कि इस दफ़ा नेमार को ना ले जाने की वजह यही है कि उनको वो ज़्यादा मोटिवेट कर सकें कि टू वर्क ऑन हिज फिटनेस एंड प्रूव हिमसेल्फ इन द डोमेस्टिक लीग इन ब्राज़ील। और मुझे कोई डाउट नहीं, आई एम श्योर नेमार इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द फाइनल स्क्वाड फॉर ब्राज़ील, बिकॉज I feel this is his way, his Ancelotti's way of I hope boosting and managing Neymar. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि होंगे वो पार्ट। उसके अलावा एम्बापे की इतनी फिटनेस कंसर्न्स थे, वो जो उन्होंने शानदार एलिसन को चिप किया है, वो जो गोल उन्होंने स्कोर किया था was a thing of beauty. Of course, France definitely has the best team in terms of talent, मुझे ऐसा लगता है, but they do not have the best manager. तो मैं इसी आने वाले बेस्ट ये आप 2017 से कह रहे हैं, जिसमें 18 में वर्ल्ड कप जीते हैं, यूरोस के फाइनल में पहुंचे, बिल्कुल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। लेकिन इसी पे हम एक शो जब कंक्लूड करेंगे, हम ये जरूर बता दें कि ये डिशॉम्स का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद जो है वो ज़िनेडिन ज़िडान टेक ओवर करेंगे। लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। लतीफ़, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वीकेंड पे आप एंजॉय कर सकते हैं इंग्लैंड वर्सेस यूरुग्वाई, शुड बी अ गुड फ्रेंडली मैच। एंड 31 को पाकिस्तान टेक्स ऑन म्यांमार इन इस्लामाबाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल वी मीट अगेन, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।